उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सिंह सेंगर के लिए जब सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के जज उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि जजों से भी गलती हो जाती है। एक जज जिसके पास लोग जाते हैं न्याय के लिए, अगर उस जज से भी गलती हो जाए तो जो न्याय की जो आस्था है लोगों की वो टूटती हुई नजर जरूर आती है। और कुलदीप सिंह सेंगर केस में जिस तरीके से लोगों का हुजूम सड़कों पे उतरा इंसाफ मांगने के लिए, उस रेप पीड़िता के लिए, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन हमारी समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा दांव पेश था कि कोर्ट ने एक रेपिस्ट को छोड़ दिया, और खास तौर पे कुलदीप सिंह सेंगर को। तब जब हमने जांच पड़ताल की, हमने कोर्ट की जजमेंट को पढ़ा, तब हमारे सामने हर एक सवाल का जवाब था। दरअसल कुलदीप सिंह सेंगर का जो केस था, सबसे पहली बार जो केस चला वो चला दिल्ली के निचली अदालत में, या कहें दिल्ली के पटियाला कोर्ट में ये मामला चलता है। सुनवाई पूरी होती है, कुलदीप सेंगर को जिम्मेदार ठहराया जाता है और कहा जाता है कि एक सरकारी मुलाजिम है, और एक सरकारी मुलाजिम को पॉक्सो एक्ट के तहत, याद रखिएगा, अगर कोई भी अपराधी खास तौर पर बच्चों के साथ गलत हरकत करता है, जिनकी उम्र 18 उम्र से कम है, कोई भी गंदी हरकत करता है और खास तौर पर रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता है, तो अगर वो किसी पद पर बैठा हुआ है, या कहें वो पब्लिक सर्वेंट है या सरकारी नौकर है, सरकारी कर्मचारी है, तो उसे 20 साल की मिनिमम सजा मिलती है, अधिकतम उम्र कैद की सजा उसे मुकर्रर की जाती है। दूसरी तरफ अगर कोई आम आदमी इस तरीके का क्राइम करता है, 18 साल के कम बच्चों या बच्चियों के साथ गलत हरकत करता है या रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता है, तो उसे 7 साल की मिनिमम सजा और अधिकतम उम्र कैद की सजा दी जाती है। अब ये जो मैंने आपको लाइन कही, हूबहू उसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब जब दिल्ली की निचली अदालत, या कहें दिल्ली की पटियाला कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, तो कुलदीप सिंह सेंगर को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट माना गया, या कहें सरकारी कर्मचारी माना गया। अब आप कहेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तो घूसखोरी का मामला है, इसमें इसका क्या तुक बनता है, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकारी कर्मचारी मानते हुए इन्हें उम्र कैद की सजा दे दी। अब ये पूरा जो मामला था, कुलदीप सिंह सेंगर के जो वकील थे वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचते हैं, वहां पर जाकर सुनवाई चलती है, और उस सुनवाई में जो वकील हैं कुलदीप सिंह सेंगर के, वो कहते हैं कि सर, ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो लगाया गया है ये एक तरीके से गलत है। आपको आईपीसी की सेक्शन 21 के तहत, याद रखिएगा जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं, ये सारी धाराएं आपको समझनी पड़ेगी। आईपीसी सेक्शन 21 के तहत, जिसमें कहा जाता है कि जो भी मुलाजिम, या तो अगर पुलिस कांस्टेबल हो, मिलिट्री अफसर हो, या आर्मी में काम करता हो, डॉक्टर हो, वार्ड बॉय हो, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हो, हर एक लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन एमएलए और सांसद पब्लिक सर्वेंट नहीं है। जो आईपीसी सेक्शन 21 का कहने का मतलब ये कि जिसे भी सैलरी मिलती है वो सरकारी कर्मचारी हो जाता है, और यहां पर एमएलए और जो सांसद हैं एक तरीके से एग्जीक्यूशनर है, एक तरीके से वो शासन है, तो उन्हें सरकारी कर्मचारी ना माना जाए। तो इसलिए जो कुलदीप सिंह सेंगर थे, दिल्ली हाईकोर्ट ये चीज मानते हुए उन्हें बाइज्जत बेल पर रिहा करने का आदेश दे देती है। लेकिन खैर एक बात और थी कि कुलदीप सिंह सेंगर दूसरे मामले में अगले 10 साल तक जेल के अंदर ही रहने वाले हैं। जब ये सारी बातें सामने आती हैं तो पता लगता है कि दो कानून हैं सरकारी कर्मचारी को मानने के लिए। अगर कोई घूस लेता है तो उसे सरकारी कर्मचारी में एमएलए और सांसद का नाम आ सकता है, लेकिन वहीं दूसरे मामले में आईपीसी सेक्शन 21 के तहत ये लोग सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते हैं। जब आप इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाया गया, तहलका मच गया, खबरें बढ़ने लगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तीनों जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया दिल्ली हाई कोर्ट के, उन जजों से भी गलती हो गई है। हमें ये कैसे मान लें कि पब्लिक की जो काम करने वाले जो लोग हैं, या कहें पुलिस कांस्टेबल हैं, वो अगर सरकारी कर्मचारी हैं, और एमएलए और सांसद जो सरकारी कर्मचारी कैसे नहीं हो सकते हैं। इस पर बहुत ज्यादा बहस चली। कहा यह गया कि पॉक्सो एक्ट में यह जरूर लिखा है कि पब्लिक सर्वेंट को 20 साल की मिनिमम सजा जरूर होगी, लेकिन उस पॉक्सो एक्ट में यह नहीं लिखा कि जो पब्लिक सर्वेंट आखिर कौन है। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि हम किसी भी तरीके से
कुलदीप सिंह सेंगर को पब्लिक सर्वेंट ना माने, ऐसी कोई ठोस वजह हमारे पास है नहीं, क्योंकि उन्हें पब्लिक के लिए चुना गया है, पब्लिक के द्वारा चुना गया है, तो खास तौर पर उन्हें पब्लिक सर्वेंट इस केस में मानना होगा। और कभी भी एक मामले की सुनवाई में हम दूसरे मामले की धाराओं को नहीं लगा सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला इसमें नहीं लगा सकते, आईपीसी की सेक्शन 21 के तहत मामला दर्ज नहीं कर सकते। पॉक्सो एक्ट में अगर कहा गया है कि पब्लिक सर्वेंट को मिलना चाहिए, तो कुलदीप सिंह सेंगर एमएलए रहते हुए जब उन्होंने रेप के आरोप लगे या जो रेप के जो चीजें की पुष्टि हुई, उस वक्त वो एमएलए थे और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए जो बेल की जो ऑर्डर था दिल्ली हाई कोर्ट का, उसे रद्द कर दिया जाता है। अब जब हमारे सामने सारी चीजें आती हैं तो हमने सोचा कि जरा पता लगाया जाए आखिर कुलदीप सिंह सेंगर और जिस लड़की ने इल्जाम लगाया कुलदीप सिंह सेंगर पर, आखिर उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है और किस तरीके से ये जो कहानी बहुत ज्यादा पुरानी है, लंबी है, दुश्मनी से भरी हुई है, और कैसे कुलदीप सिंह सेंगर एक बीजेपी के विधायक आप सामने आकर अपना पावर बल दिखाते हुए बड़े बड़े लोगों को वो घुटनों पर लेके आ जाते हैं। और यहां पर तो बच्ची थी और उस बच्ची के साथ उसने गलत हरकत की, कानून को तोड़ा मरोड़ा और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। पर्दे की वो पीछे की वो कहानी जिसे आज तक आपने पहले नहीं सुनागा, बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जब इन पे इल्ज़ाम लगे, आरोप लगे कि इन्होंने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया, तो हर कोई इन्हें बचाने पर उतारू हो गया। यहाँ तक कि जिस तरह से जब दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया और उसमें ज़मानत की बात कही गई, इसके बाद कई लोगों ने कोर्ट पर भी आरोप लगाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि कोर्ट भी बिक गई होगी। लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पूरे मैटर को सुनते हैं और उस पर जब ये साफ साफ कहते हैं कि जज से भी गलती हो सकती है, और उसके साथ वो एक विडंबना जाहिर करते हैं, वो एक सेंटेंस कहते हैं जिसमें वो दुख दिखता है कि किस तरह से कानून का लूप होल्स ढूंढकर जो वकील हैं या जो भी चीज़ें हैं वो ऐसे करके अपराधियों को बेल दिलाने की या उन्हें रिहा कराने की कोशिश करते हैं। दरअसल सीजीआई ने जो पूरी बातें कही, वो पूरी एक एक वाक्य मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक गंभीर कानूनी सवाल है जिस पर विचार ज़रूरी है। हाईकोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया है वो देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी भी से हो सकती है। इसके आगे जो सीजीआई उन्होंने कहा है कि पॉक्सो कानून में लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट, जिसका जिक्र बार बार दीपक आपको समझाने के लिए कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पॉक्सो कानून में लोक सेवक की परिभाषा को लेकर अदालत बहुत चिंतित है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को पब्लिक सर्वेंट माना जाए, लेकिन जो जनता के ही द्वारा चुना हुआ निर्वाचित जनप्रतिनिधि है जैसे कि विधायक और सांसद, वो इस दायरे से बाहर हो जाते हैं। अदालत को ये असमानता परेशान कर रही है, और यही वो छोटा सा लूप होल था जिसे कुलदीप सेंगर के जो वकील थे उन्होंने पकड़ा, उन्होंने समझा और हाईकोर्ट के सामने इस तरह से पेश किया कि जज को भी यही सेंटेंस और यही चीज़ें समझ में नहीं आई और उन्होंने वो फैसला दिया। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि क्यों कुलदीप सिंह सेंगर का जब फैसला दिया जा रहा था या जब सुनवाई हो रही थी तो इतनी कन्फ्यूजन क्यों हुई। लेकिन ये जो कुलदीप सिंह सेंगर है या जो पीड़िता है, जो लड़की है, उसका जो परिवार है, किस तरह से आपसी रंजिश रखते हैं, किस तरह से दोनों परिवार, एक समय पे इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, उसकी जो कहानी है वो आपको जाननी होगी। तब आपको समझ में आएगा कि आखिर किस तरह से कुलदीप सिंह सेंगर उस परिवार को अपना शिकार बनाता है। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 2002 में। ये जो उन्नाव गांव है, यहाँ पर करीब 100 मीटर की दूरी पे, आप यूँ समझिए सेंगर का घर था, उसे करीब 100 मीटर की दूरी पर भी ये जो पीड़िता का परिवार है वो रहा करता था। पीड़िता के पिता उनके साथ थे, माँ उनके साथ थी, इसके अलावा उनके ताऊ और चाचा भी उनके साथ रहा करते थे। अब 2002 की बात है, जो कुलदीप सेंगर हैं उनको विधायकी का चुनाव लड़ना था। उनको ये लगा कि अब उन्हें विधायक बनना है, प्रधान और ये सब चीज़ें बहुत हो चुकी हैं गांव में, तो क्यों ना वो बाकायदा अच्छी राजनीति में कदम रखें, और इसके लिए उन्हें कई लोगों की ज़रूरत थी। अब ऐसे में पड़ोसी होने के नाते ये जो परिवार है, जो पीड़िता का परिवार है, वो उनकी मदद करता है, कैंपेन में मदद करता है, पोस्टर लगाना,
हर तरीके से कुलदीप सेनगर को विधायक बनाने में जुट जाता है। और ये जो तीनों भाई थे, यानी कि पीड़िता के जो पिता थे, उनके ताऊ, उनके चाचा, ये तीनों भाई कुल मिलाकर जी जान से जुट जाते हैं कि कैसे भी करके हमारे यहाँ का जो विधायक बने वो कुलदीप सेनगर बने। और होता भी ऐसा है कि 2002 में जो कुलदीप सेनगर हैं वो चुनाव जीत भी जाते हैं। अब चुनाव जीतने के बाद गाँव में जिस तरह से प्रधानी का चुनाव होता है, बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं, तो ऐसे में जो चाचा थे लड़की के, अब उन्हें लगता है कि हमने इतनी मेहनत की जिसकी वजह से कुलदीप सेनगर जो है वो विधायक बन गए, तो क्यों ना बात की जाए और इस दम पर हम भी यहाँ के प्रधानी के लिए लड़ें, यानी प्रधानी का चुनाव लड़ें। इस बारे में वो कुलदीप सेनगर से बात भी करते हैं और कुलदीप सेनगर एग्री भी हो जाता है कि ठीक है, चलो तुमने मुझे जिताया, इस बार का जो चुनाव है आगे का प्रधान का, वो तुम लड़ोगे। अब चीज़ें आगे बढ़ती हैं, समय बीतता है और जैसे ही प्रधान का चुनाव आता है और जब कुलदीप सेनगर के पास जाया जाता है, क्योंकि जिस तरह से लोग थे, इन्हें पैसे चाहिए थे, फंड चाहिए थे प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए, कई सारे एडवर्टाइजमेंट करने होते हैं, उसमें भी पैसे लगते हैं। अब जब जो पीड़िता के चाचा हैं, जब वो कुलदीप सेनगर के पास गए तो वहाँ पर कुलदीप सेनगर ने मना कर दिया। उसने बोल दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम कब से प्रधान बनोगे, अब मेरे घर के ही जो लोग हैं वो प्रधानी में उतरेंगे। पहले उसने अपने भाई का नाम दिया, फिर उसने अपने घर की किसी महिला को उतारा और ऐसे करते करते उन भाइयों को लगा कि इसने तो हमारे साथ धोखा कर दिया, हमने इसे जिताने के लिए इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन इस आदमी ने हमारे साथ धोखा किया। अब यहाँ तक कहानी पहुंची थी कि उस वक्त ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है वो होता भी है और कुलदीप सिंह जो विधायक थे उस वक्त, उनके यहाँ के जो शख्स थे वो जीत भी जाते हैं। अब ये चीज़ें आगे बढ़ रही थी, धीरे धीरे जो परिवार था, जब जो दोस्ती एक तरीके से थी वो दुश्मनी में तब्दील हो गई। अब यहाँ पर होता ये है कि उसी गांव में एक परिवार और रहता था, महेंद्र सिंह करके, वो वकील थे पेशे से और उनको भी प्रधान बनना था। तो ऐसे में वो लड़की के परिवार से मिलते हैं, वो भी कहानी, क्योंकि गांव में हर कोई किसी की कहानी जानता है, छोटा सा गांव, उस पर कौन किसके घर में क्या हो रहा है सबको पता होता है। तो जो ये वकील का परिवार था महेंद्र सिंह का, ये लड़की के परिवार से मिलते हैं, बात बताते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि हाँ, कुलदीप सेनगर ने उनके साथ धोखा किया है। अब जो महेंद्र सिंह थे, जो वकील थे, उनकी भी दुश्मनी थी कुलदीप सेनगर के साथ इसी प्रधान के चुनाव के लिए, क्योंकि जब वो प्रधान के चुनाव में खड़े होना चाहते थे तो कुलदीप सेनगर ने उन्हें भी खड़े नहीं होने दिया और अपने ही किसी शख्स को खड़ा कर दिया प्रधान के चुनाव के लिए। तो ऐसे में पीड़िता का परिवार और वकील का परिवार दोनों ही कुलदीप सेनगर के दुश्मन और कुलदीप सेनगर इनका ही भी सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि कुलदीप सेनगर नहीं चाहता था कि कोई और परिवार गांव में राजनीतिक रसूख रखे, कोई और परिवार गांव में इस तरह से खड़ा हो। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी, गांव में चीज़ें बढ़ती जा रही थी। तो इसी सिलसिले में होता ये है कि एक रोज़ जो लड़की के ताऊ हैं वो घर से कहीं बाहर जा रहे थे कि तभी कुलदीप सेनगर के जो भाई हैं, उनके आयुष और ऐसे करके कई सारे जो भाई हैं वो आते हैं और ताऊ को मारना शुरू कर देते हैं लड़की के, और आरोप लगाते हैं कि अपनी भतीजी को बेचने के लिए जा रहा था, अपनी लड़की को बेचने के लिए जा रहा था। और इस कदर मारा जाता है, आप सोचिए, उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है कि उनकी मौत हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कंप्लेन नहीं होती। पुलिस कुलदीप सेनगर तक, आप ये समझिए, उनके कॉलर तक पुलिस का हाथ तक नहीं पहुंचता और कोई भी अरेस्ट नहीं होता। तो लड़की के परिवार में उसके ताऊ की जो है वो डेथ हो जाती है। पूरा जो जगह थी, जो इलाका था, वो डर से कांप उठता है कि किस तरह से विधायक ने कैसा काम करवा दिया, उनके लड़कों ने आके हमारे गांव के एक शख्स को मार दिया। अब ये चीज़ें जब हो जाने के बाद होता कुछ ऐसा है कि जो चाचा हैं लड़की के, जब उन्हें लगता है कि अब उन्हें बगावत करनी पड़ेगी, उन्हें सामने खड़ा होना पड़ेगा, तब यही कुलदीप सेनगर उनके चाचा को भी फंसा देता है एक केस में और उसके चक्कर में उन्हें जेल हो जाती है। लेकिन बाद में होता यह है कि बताया जाता है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया कि जो लड़की के चाचा हैं वहाँ से फरार हो जाते हैं और पुलिस उनको ढूंढती है, लेकिन फिलहाल अभी का कोई अपडेट नहीं है कि वो पुलिस की हिरासत में है या भागे हुए हैं। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद तारीख आती है, वही मनहूस तारीख जिस तारीख को लड़की ने बताया कि उसके साथ कुलदीप सेनगर ने बलात्कार किया। 2017 की बात है, जब वो जो बच्ची है, जो वो लड़की है, जो नाबालिग थी, वो बताती है कि जब उसके घर में सारी चीज़ें ख़राब हो रही थी, चीज़ें बदल रही थी, तब 4 जून 2017 को वो उसे कोई महिला, वो पहले बताती है कोई महिला उसे कुलदीप सेनगर के घर लेकर गई थी, जहाँ उसने बताया था कि वो उसे नौकरी दे देगा। और जब इसी सिलसिले में लड़की ने, कई सारे ऐसे बयान हैं, 9 बजे और 8 बजे के आसपास जब वो कुलदीप सेनगर के घर जाती नौकरी मांगने के लिए, तब लड़की बाकायदा बताती है कि उसके साथ रेप हुआ। वहाँ कुलदीप सेनगर उसके साथ रेप करता है, वो भागकर किसी तरीके से घर आती है, उसे डर लगता है कि करे तो करे क्या, क्योंकि इसी विधायक ने उसे कहा था कि अगर तुमने किसी को बताया तुम्हें जान से मार दूंगा, साथ ही पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। और ताऊ को पहले ही मार दिया था, चाचा घर में थे नहीं। अब लड़की के पिता, उसकी माँ, यही 3 लोग वहाँ पर बच गए थे। अब लड़की इस डर से किसी को कुछ बताती नहीं है, लेकिन अगले ही रोज़ वो लड़की किडनैप हो जाती है। करीब आप यूँ समझिए 10 दिन तक वो किडनैप रहती है और उसके बाद पुलिस उसे बरामद करती है। और फिर
जब लड़की मिलती है और वो बार बार बोलती है कि इन लोगों ने मेरे साथ रेप किया, जब मैं वहाँ पर गई थी घर पर नौकरी मांगने तब रेप किया, इसके बाद जब मुझे अगवा करके ले गए तब भी उनके लड़कों ने मेरे साथ रेप किया। पुलिस से गुहार लगाती है लेकिन कोई उसकी बातचीत नहीं सुनता, कोई सुनवाई होती नहीं है। और इसी सिलसिले में होता ये है कि जो इस लड़की, जो पीड़िता के पिता हैं, उनको फंसाने का पूरा फुल प्रूफ प्लान जो है वो कुलदीप सेनगर की तरफ से बना लिया जाता है। दरअसल एक रोज़ जो पीड़िता है उसके पिता को उठाया जाता है, पेड़ से बांधा जाता है और बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। इसके बाद कुलदीप सेनगर के ही भाई पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और थाने में जाकर कहते हैं कि देखिए ये जो शख्स है, जो पीड़िता है, जो लड़की है, जो बता रही है फलाने फलाने गांव के, पूरा एक नाम बताता और बोलता है कि उन्होंने मुझ पर गोली चलाने की कोशिश की है, वो मुझे मारना चाहते हैं और कल को मेरी ज़िंदगी को खतरा है, आप मुझे बचाइए। अब इस पर पुलिस उनसे पूछती है कैसा खतरा, कौन आपको मारना चाहता है? तो बताते हैं कि वो जो लड़की है उसके पिता जो है वो उन्हें मारना चाहते हैं। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझ पर ऐसे गन तान दी सामने दिखाकर, और जब पुलिस ने पूछा कि गन कौन सी है तो उन्होंने खुद ही निकाल कर, यानी कुलदीप सेनगर के भाई ने खुद अपनी पॉकेट से गन निकाल कर दी कि ये वही गन है जो उन्होंने मुझ पर तानी थी। और पुलिस की आप ये सोचिए, यूपी पुलिस, कि वो उसको सच भी मान लेती है और बाकायदा आर्म्स एक्ट के तहत जो पीड़िता है उनके पिता पर मुकदमा दर्ज होता है। एक लड़की जो बार बार ये कह रही है कि मेरे साथ रेप किया गया है, एक आदमी ने, एक विधायक ने जिसका रसूख है, जो राजनीतिक रसूख रखता है, जान पहचान रखता है, जिसकी पुलिस से अच्छी बनती है, उसने मेरे साथ रेप किया है और पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इतने दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जो पिता हैं, जब उनके बारे में कुलदीप सेनगर का भाई जाता और कहता है कि उसने मुझे कट्टा दिखाया, तो उसी कट्टे को जब्त कर कर पुलिस दिखाती है कि भाई ये तो आर्म्स एक्ट के तहत बंद हो गए हैं। और इसके बाद पुलिस भी उन्हें बुरी तरीके से मारती है और ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो पिता हैं, जो बच्ची के, वो कराहते रहते हैं, तड़पते रहते हैं और इसके बाद काफ़ी घंटों बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स की मिलीभगत देखिए, वो इतनी बुरी तरीके से दर्द में करा रहे थे, तड़प रहे थे, पेट दर्द उनका कर रहा था, तो ऐसे में डॉक्टर्स उन्हें एक पेन किलर देते हैं और कहते हैं कि ये तो बिल्कुल फिट है, इन्हें ले जाइए। अब इसके बाद डॉक्टर जब वहाँ से छुट्टी करते हैं उनकी, वो फिर से थाने में आते हैं और अगले ही दिन, मतलब आप समझिए रात बीतती है, अगले दिन उनकी मौत हो जाती है। और इसके बाद जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पता लगता है कि जो पिटाई हुई थी, पुलिस स्टेशन में जो मारा गया, जो कस्टोडियल डेथ हुई एक तरीके से मानी गई से, उसके अंदर उनकी जो छोटी आंत थी वो पूरी तरीके से फट गई थी और डॉक्टर्स ने भी लापरवाही की। अब इसके बाद जब लड़की के पिता की भी डेथ हो गई, उनके चाचा को वैसे ही फंसा दिया गया, माँ बची, मौसी बची, ताऊ को पहले ही मार दिया गया। इसके बाद वो लड़की पूरी अकेली हो गई और तब उसने सोचा कि जिस तरह से मेरे साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरह से विधायक बनकर ये आदमी बैठ गया है और मेरे परिवार को एक एक करके मार रहा है, अब मुझे चाहे अपनी जान गंवानी पड़े लेकिन इस आदमी को मैं जेल पहुंचा कर रहूँगी और तो और अपने लिए इंसाफ भी मांग कर रहूँगी। और इसी के बाद वो जो लड़की है वो जाती है योगी आदित्यनाथ के जो सीएम आवास है वहाँ पर बैठती है और वहाँ बोलती है कि अगर मेरी गुहार नहीं सुनी गई, मेरी पुकार नहीं सुनी गई, इसके बाद मैं आत्मदाह कर लूँगी। और ये वही वक्त था जब ये पूरी जो खबर है वो लाइमलाइट में आती है, क्योंकि सीएम आवास के बाहर एक लड़की बैठी हुई है और बोल रही है आत्मदाह कर लेगी, उसके पिता को इस कदर मार दिया गया। खबर मीडिया में आती है, सोशल मीडिया में फैलती है, हर कहीं हर शख्स पढ़ता है और तब जाकर कई सारे एनजीओज, कई सारे ऐसे लोग सामने आते हैं जो इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए खुद आगे बढ़ते हैं और फिर ये पूरा मामला लाइमलाइट में आता है। और इसके बाद भी कहानी रुकती नहीं। आप यूँ समझिए कि यहाँ के बाद भी सेनगर जो है वो थमता नहीं है। जब ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में था और सुनवाई के लिए जब लड़की को जाना था, जो इनके पिता को जब मारा गया था, तो एक शख्स, यूनिस करके एक शख्स थे, उन्होंने देखा था, वो चश्मदीद थे। जब उनको भी ले जाया जा रहा था तो सोचिए उनकी भी डेथ हो जाती है और यहाँ तक कि पोस्टमार्टम कराए बिना उन्हें दफना दिया जाता है। और तो और जब ये लड़की उस वकील के साथ रास्ते में जा रही थी तो एक ट्रक के द्वारा इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट कराया जाता है, जहाँ पर जो लड़की है, जो वकील होते हैं वो क्रिटिकल हो जाते हैं और लड़की की भी हालत क्रिटिकल होती है। आप सोचिए महीने भर वो वेंटिलेटर पर रहती है और इसके बाद जो सेनगर है तब तक उस पर कोई आंच नहीं आई थी। लेकिन जब ये मामला इस तरह से लाइमलाइट में आता है, एक्सीडेंट होता है, पिता की मौत होती है, तब खुद जो कोर्ट है वो संज्ञान लेकर, ये जो पूरा मामला है जब सीबीआई को ट्रांसफ़र होता है और इसके बाद खुद संज्ञान लेकर जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वो इस पूरे मामले को दिल्ली में ट्रांसफ़र करता है। और सिर्फ इसके साथ जो पिता की डेथ हुई थी उस मामले को ट्रांसफ़र किया गया, जो उन पर आर्म्स एक्ट लगाया गया वो मामला ट्रांसफ़र किया गया और साथ ही साथ जो इस लड़की ने रेप का आरोप लगाया इस मामले को भी ट्रांसफ़र किया गया। इसके बाद क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से पूरा केस घूमता है, कुलदीप सेनगर कैसे खुद को बचाने की कोशिश करा था, वो भी समझिए और जानिए किस तरह से कानून की छोटी छोटी बारीकियों का, छोटे छोटे लूप होल्स का फ़ायदा उठाकर ये जो आरोपी हैं वो बचने की कोशिश करते हैं।
देखिए ये जो कानून है, क्योंकि जो कुलदीप सिंह सेंगर है उसे लगा कि वो नर्क का राजा है और उस नर्क का राजा जैसे चाहे अपने हिसाब से कानून व्यवस्था वहाँ के लोगों की जिंदगी में वो बदलाव ला सकता है। जिस तरीके से वनिता ने आपको बताया, वहाँ पे सोचिए वो एक लड़की का रेप कर देता है, उसके बाद वो तमाम परिवार के लोगों को चुन चुन के मरवाता है, एक तरीके से हत्या कर देता है, भाई खुद उसमें शामिल है, पुलिस वाले ठीक तरीके से जांच नहीं करते, डॉक्टर ठीक तरीके से जांच नहीं करते, जान चली जाती है। वही सफेद पहने हुए पोशाक जो कस्में खाते हैं कि हमें इंसानी जीवन को किसी भी कीमत में बिना धर्म जाति को देखे हुए बचाना है, वो एक इंजेक्शन दवाई देके छोड़ देते कि तुम ठीक हो, और इंटरनल ब्लीडिंग और ऑर्गन फेलियर की वजह से मौत हो जाती है। अब ऐसे में जब सीबीआई के हाथ में पूरा मामला जाता है तो लगभग 1 साल तक ये जो परिवार है इधर से उधर घूमता रहता है। को जो सरकार, जो यूपी सरकार है, वो मौका ही नहीं दे रही थी कि किस कोर्ट में सुनवाई हो, कौन सी निचली अदालत में सीबीआई जाकर सुनवाई करे। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अब मामला हद से पार हो चुका है, पानी सर के ऊपर निकल चुका है, मामले को उठाकर दिल्ली लेकर आओ, क्योंकि दिल्ली फिर भी सेफ है ये उत्तर प्रदेश के उस राजनीति से जहां पर कुलदीप सिंह सेंगर एक तरीके से कुंडली मारकर बैठा हुआ था, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। यहां तक कि इलाहाबाद की उच्च न्यायालय ने भी यही कहा था कि फटाफट कुलदीप सिंह सेंगर को अरेस्ट किया जाए। और यहां तक कि याद रखिएगा, जिस तरीके से लड़की ने कहा था कि वो नौकरी के लिए कुलदीप सिंह सेंगर के पास गई थी, तो महज सोचिए सीबीआई ने सब कुछ मामला दर्ज कर लिया है, कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी की बात चल रही है। 15 अप्रैल 2018 को शशि सिंह, यही वो शख्स था जो लड़की को लेकर गया था कुलदीप सिंह सेंगर के पास नौकरी दिलवाने के बहाने, और वहां पर उसका रेप हो जाता है। तो इसे भी अरेस्ट किया जाता है और इस पूरे केस में शशि सिंह एक अहम कड़ी साबित होने वाले थे, क्योंकि इन्हीं की जो गवाही थी, जिसे पता लग रहा था कि लड़की उस रोज क्राइम सीन वाली जगह पर गई थी और वहां पर उसके साथ क्या क्या गलत चीजें हुई। अब यहां पे गिरफ्तारी तो पूरी हो जाती है, अब बारी आई कि सुनवाई होने की। अब क्योंकि उन्नाव जैसे इलाके से निकलकर आपको सुनवाई करनी है दिल्ली की पटियाला कोर्ट में, सेंगर जो परिवार जो था कुलदीप सिंह सेंगर का, वो पैसों से कोई कमी थी नहीं, एमएलए थे, विधायक थे और कई बार पहले भी प्रधानी का चुनाव लड़ चुके थे। ऐसे में कुलदीप सिंह सेंगर को इससे भी कोई दिक्कत नहीं हुई कि दिल्ली में जब ये सुनवाई होगी तो हम तो रह लेंगे, लेकिन विक्टिम की फैमिली को दिक्कत ये थी क्योंकि दिल्ली में रहने का जो खर्च था वो बहुत ज्यादा था। फिर जब सुनवाई होती है, सुनवाई पूरी होती है, तो दिल्ली की निचली अदालत कहती है कि ठीक है, 25 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसमें से 10 लाख रुपए खास तौर पर उसी वक्त विक्टिम की फैमिली को दिए जाएंगे। यूपी सरकार जो 1 साल तक घुमा रही थी कि कोई भी कोर्ट में उसे जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी, सुनवाई के लिए कोई कोर्ट मिल ही नहीं रहा था, खाली ही नहीं मिल रहा था, उस यूपी सरकार को कहा कि अगले 1 साल तक जो सुनवाई होगी उसमें खास तौर पर लड़की के परिवार को 15,000 रुपए किराया देना पड़ेगा जिस जगह पर वो लोग रह रहे हैं। ऐसे में सोचिए जो इंसाफ किस कदर, जो इंसाफ की जो लॉ थी वो टिमटिमाने लगती है, क्योंकि जो निचली अदालत है, जो वहां पे जो जज होंगे उन्होंने बैठ के एक फैसला सुनाया, उसके फैसले को चुनौती मिलती है दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट के जज इस पूरे केस को पलट कर रख देते हैं और कहते हैं कि इसमें तो बेल मिल जानी चाहिए, क्योंकि 2017 के जो पूरा वाकया है और लगभग 2018 में जाके उसे अरेस्ट किया जाता है कुलदीप सिंह सेंगर को, तो 7 साल 5 महीने हो चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में हाल ही में कहा गया था कि हमारे जो मवकील हैं, जो क्लाइंट हैं, वो तो 7 साल 5 महीनों से जेल के पीछे बैठे हुए हैं, तो जनाब इन्हें रियायत तो मिलनी चाहिए, इन्हें बेल में तो छोड़ा ही जाना चाहिए। मेरे मवकील कहां जाएंगे, वो कहां भाग के जाएंगे, उन्हें बेल दे दीजिए। अब जो इनके वकीलों को लगा कि एक मामले में बेल मिल जाए तो दूसरा जो मामला है उसे भी किसी तरीके से लूप होल निकालकर वहां पर भी बेल दिलवा लेंगे और कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार को बाहर बुला लिया जाएगा। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ये बेल तो दे देती है और कहती है ठीक है, जो आप कह रहे हो कि पब्लिक सर्वेंट नहीं है, पता नहीं किस तुक से कहा उन्होंने ये जो लूप होल निकाला वकीलों ने और जाके कोर्ट के सामने पेश भी कर दिया। जज की भी मजबूरी, क्योंकि वकील ने जो दावे किए वो एक तरीके से ऐसे दावे थे कि उसे नकारा नहीं जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को संज्ञान लिया कि देखिए
पब्लिक सर्वेंट उस कानून के तहत है, लेकिन हमें और भी चीजों को देखना पड़ेगा कि जो कुलदीप सिंह सेंगर है, ये इसने उसी विक्टिम के परिवार को मारने की कोशिश की है, उसके पिता को मारने के आरोप में 10 साल की उसको सजा मिल चुकी है। तो क्या ऐसे मामले में हमें उसे छूट दे देनी चाहिए? तो ऐसे मामले में छूट देने से हमें और भी कई एंगल्स को जांचना परखना पड़ेगा, जिसमें हम इसे पब्लिक सर्वेंट मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में पब्लिक सर्वेंट के लिए कोई भी गाइडलाइंस नहीं लिखी है। पब्लिक सर्वेंट के लिए हमारे पास किसी और के कानून को दूसरे कानून से मिलाकर जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि एक ही कानून की किताब में जो पब्लिक सर्वेंट है उसके लिए दो अलग अलग क्या कहें डेफिनेशन लिखे गए हैं। तो ऐसे में आप कौन सा डेफिनेशन मांगोगे, ये जो करप्शन एक्ट वाला, घूसखोरी वाला, या आईपीसी सेक्शन 21? और जो पॉक्सो एक्ट है उसमें सिर्फ पब्लिक सर्वेंट लिखा है। तो इसलिए दो डेफिनेशन को ना मानते हुए हमें देखना पड़ेगा कि क्या उसको तो विधायक था या नहीं था। विधायक था, लोगों के लिए काम करता था, मतलब वो पब्लिक सर्वेंट है। ऐसे में किसी और धारा की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेंगर के परिवार को झटका लगा है, वहीं विक्टिम की फैमिली को इंसाफ तो जरूर मिला है, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कुलदीप सिंह सेंगर जब बाहर था तो जो उसने आतंक मचाया था, उसके एक एक परिवार के लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा था, एक्सीडेंट करवाए जा रहे थे, अगर कुलदीप सिंह सेंगर किसी भी तरीके से बाहर आ जाता तो फिर से जो विक्टिम की फैमिली है उन्हें टॉर्चर झेलना पड़ता। और इसलिए ठंडी रातों में, जब सर्द रातें हैं, दिल्ली की ठंड हड्डी कपाने वाली ठंड है, वहां पर वो बेटी अपने परिवार के साथ बैठी है और दिल्ली पुलिस वाले उन्हें घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, उन्हें विरोध प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इंसाफ मांगे तो मांगे किससे? यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट से जब चीजें पूछे गए तो उनसे बोल दिया गया कि जज भी हैं, 3 जजों की जो बेंच है वो रिस्पेक्टेबल है, लेकिन गलती हो जाती है कभी कभी जजों से भी। अब ऐसी गलती कहीं किसी की जान पर भारी बन जाए तो ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। तो फिलहाल हमारी कोशिश थी कि आपको डिकोडिंग क्राइम के जरिए उन्नाव रेप केस की उन बारीकियों से अवगत करवाएं जिसे शायद ही अब तक मीडिया में किसी ने बताया हो। तो हमने कानून के दांव पेच और उन कानूनों की जानकारी आप तक लाने की कोशिश की है। उन्नाव रेप के जो कांड की पीछे की जो कहानी है, जो साल 2002 से शुरू होती है, पूरी दुनिया आपको 2017 की कहानी बताती है, हम आपको 2002 तक लेके गए और असली दुश्मनी की कहानी बताई, ताकि आपको समझ में आए कि उन्नाव रेप की जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। कहानी में बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिन्होंने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। तो फिलहाल के लिए देखते हैं डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे।